हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो टॉपिक तैयार करेंगे दैट विल बी वेरियस डेफिनेशंस, वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये बेसिक्स जो 3 वीडियोस में मैंने कवर करना है उसकी सीरीज में 3rd वीडियो है। पहली 2 वीडियोस में हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े और असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से जो टैक्स रेट्स हैं वो पढ़े। अब इसमें हम 3rd वीडियो आपकी ले रहे हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि असेसी कौन है। और भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला मैं ले रहा हूं हु इज एन असेसी। तो असेसी है हमारा टैक्स पेयर जिसने पैसे देने हैं, क्लाइंट है जी ये टैक्स डिपार्टमेंट का। तो असेसी मीन्स अ टैक्स पेयर। असेसी मीन्स ए पर्सन। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 सबसेक्शन 7 के हिसाब से, दैट असेसी मीन्स ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। यानी जिस बंदे ने टैक्स देना है, जो बंदा कमा रहा है। अब जैसे आप सबको मालूम ही है कि लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से हम लें तो 2.5 लाख की इनकम टैक्स फ्री है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया। अगर किसी बंदे की साल भर की इनकम 2,40,000 है, सपोज एक आदमी सिंपल जॉब करता है और उसकी 20,000 रुपये महीने की सैलरी है, तो 2,40,000 साल के हुए 2.5 लाख रुपए तक उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स की नहीं बनती। दैट मीन्स फॉर इनकम टैक्स पर्पस ही इज नॉट एन असेसी, क्योंकि असेसी मीन्स ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल, जिसको टैक्स देना है, या अगर वो टैक्स देने में लेट हो गया तो जिसने इंटरेस्ट देना है, टैक्स की चोरी करने की कोशिश की तो जिसने पेनल्टी देनी है, ही इज एन असेसी। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बंदा टैक्स पेयर है उसको एक टेक्निकल टर्म हम बोलते हैं असेसी। इनकम टैक्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए एग्जाम में जहां तक हो सके हमें टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप आम भाषा में किसी को भी बोलें टैक्स पेयर तो उसको समझ में आता है, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स पेयर को असेसी बोला गया है तो आप अपने एग्जाम में जब थ्योरी क्वेश्चंस लिखेंगे तब असेसी टर्म ही यूज करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई नई टर्मिनोलॉजी क्रिएट नहीं करेंगे। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इंपॉर्टेंस वाइज ओके है। जो स्टूडेंट सारे सेक्शन लर्न करते हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो असेसी की डेफिनेशन का जो सेक्शन है उसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं कि असेसी कौन है, जिसने टैक्स देना है, या अगर आप टैक्स देने में लेट करते हैं तो इंटरेस्ट देना है, या कोई गड़बड़ करते हैं तो पेनल्टी देनी है। ही इज एन असेसी। ठीक है जी। चलिए नाउ इस वीडियो में मैं आपको एक इनकम टैक्स का जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू भी देने की कोशिश कर रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे हम नेक्स्ट ईयर टैक्स देते हैं। जिस साल इनकम होती है उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी, रेंटल इनकम के लिए हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेल ऑफ एसेट्स जैसे प्लॉट, ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड वगैरह, उसके लिए है कैपिटल गेन्स, और इंटरेस्ट, लॉटरी इनकम, गिफ्ट्स वगैरह के लिए है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उनके पांचों के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से सेक्शन 80 की डिडक्शंस माइनस करके जो फिगर आती है उसको बोलते हैं नेट इनकम या टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, जिसको हम राउंड ऑफ करके टैक्स निकालते हैं। टैक्स कंप्यूटेशन मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझा दी है। अब मैंने आपको एक टर्म समझाई असेसी। तो एक तरह से ये हमारे सिलेबस के पहले 4-5 चैप्टर हैं कि जो डिफरेंट हेड्स हैं इनको कैसे हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। सिलेबस के एंगल से अब आगे देखेंगे तो एक चैप्टर आएगा आपका जिसका नाम होगा क्लबिंग ऑफ इनकम। जहां तक इस चैप्टर का सवाल है क्लबिंग ऑफ इनकम, इसको समझिएगा थोड़ा। जैसे आपको मालूम है असेसमेंट ईयर 15-16 के अंदर अगर हम लेके चलें तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगले 2.5 लाख पे 10% टैक्स है, फिर उससे अगले 5 लाख पे 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। साइकोलॉजिकल होता है, एक आदमी अगर टैक्स नहीं दे रहा और उसको 10% भी टैक्स देना पड़े तो उसको लगता है यार किसी तरह ये टैक्स बचा लूं मैं। तो इमेजिन कीजिए हर आदमी के पास बाय डिफॉल्ट फैमिली होती ही है। सपोज घर में हाउसवाइफ है, या घर में मान लेते हैं रिटायर्ड फादर हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, तो कोई भी आदमी ये कोशिश कर सकता है कि वो अपनी इनकम दूसरों के नाम पे कर दे। जैसे मैंने किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट बजाय मेरे नाम पे ना आकर मेरी वाइफ के नाम पे आ जाए, बच्चों के नाम पे आ जाए, घर में बहू है मान लेते हैं उसके नाम पे आ जाए। गवर्नमेंट जो है अगर इस प्रोसेस को अलाउ कर दे तो फिर तो टैक्स की दुनिया भर की चोरी हो जाएगी, फिर तो टैक्स को देगा ही नहीं। भाई अगर मान लेते हैं एक घर में 5 लोग हैं और हम 2.5 लाख रुपए सब पे ट्रांसफर करते हैं तो 12.5 लाख हो गए।
अब मान लेते किसी का घर बड़ा हो तो 2.5 लाख रुपए करके 10 मेंबर हो, तो इस तरह से तो 25 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गए, तो फिर तो सारे बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसकी इनकम है टैक्स उसी पे लगेगा। अगर आप फालतू में कोई चोरी करने की कोशिश करते हो टैक्स की, इस तरह से कि अपनी इनकम अपनी वाइफ के नाम कर दी, बच्चों के नाम कर दी, बहू के नाम कर दी, अपनी फैमिली के नाम कर दी, तो उसके लिए एक चैप्टर बनाया है क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि इनकम वापस क्लब हो जाएगी, जिसकी इनकम है उसी पे वापस आके जुड़ जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर फिर इस सिचुएशन में डबल टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो, डबल टैक्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कोई इनकम अपनी वाइफ के नाम की, तो वो इनकम वाइफ में से हटके मेरी इनकम में वापस जुड़ जाएगी, तो वाइफ पर टैक्स नहीं लगेगा, मुझ पर ही लगेगा। यानी लगेगा तो टैक्स एक ही आदमी को, लेकिन उस पर लगेगा जिस पे लगना चाहिए। ये प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 60 टू 65 में दिए गए हैं, और इसको हम पढ़ेंगे। ये भी हमारे एग्जाम के लिए एक रीजनेबली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, बच्चों को जो है वो इनकम ट्रांसफर करते हैं। इसमें हम ये पॉइंट भी पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे बच्चों का खासकर, मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे ही नॉलेज के लिए, कि जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स होते हैं जिनमें बच्चे काम कर रहे होते हैं, या डांस प्रोग्राम्स में, वो नेचुरली इनकम तो हो ही रही है उनको। सो लॉ ये कहता है कि अगर बच्चों ने इनकम अपनी मेहनत से कमाई है तो वो क्लब नहीं होगी। क्लबिंग तब होती है जब पेरेंट्स अपनी इनकम बच्चों के नाम पे कर दें। लेकिन अगर बच्चे अपनी मेहनत से कुछ कमा रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कॉमन एग्जांपल है, एडवर्टीजमेंट्स में बच्चे आते हैं, टीवी सीरियल्स में बच्चे आते हैं, फिल्म्स में बच्चे आते हैं, तो उसमें जो उनकी इनकम है वो इनकम क्लब नहीं होती पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली, लेकिन बच्चा टैक्स तो नहीं दे पाएगा। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे की रिटर्न भरें और उसका जितना टैक्स बनता है वो जमा कराएं। यानी कि पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दोज चिल्ड्रन दे फाइल दे रिटर्न ऑफ इनकम एंड दे पे टैक्सेस। उस पर क्लबिंग नहीं लगती। क्लबिंग कब लगती है? जब कोई पेरेंट्स अपनी इनकम जो उनके नाम पर आनी थी वो बच्चों के नाम या अपनी वाइफ के नाम, फैमिली के नाम ऐसे करते हैं, तब ये क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर अप्लाई होता है। तो ये अपने आप में एग्जाम के लिए एक रीजनेबली गुड चैप्टर है, जैसे मैंने बताया। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार हम जब सारे हेड्स पढ़ चुके होंगे उसके बाद ये चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा। चलिए जी, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, दिस इज अबाउट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जहां तक सवाल है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, देखिए 5 हेड्स हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहला सैलरी, सैलरी में लॉस हो नहीं सकता। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। आप सोचेंगे कैसे हो जाएगा सर? देखिए रेंट हो सकता है कि आपका बहुत लो हो और आपने उस मकान को बनाने के लिए बैंक से लोन काफ़ी अच्छा खासा लिया हो, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है कि जो आपने साल भर में रेंटल इनकम कमाई उससे बहुत ज़्यादा हो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आजकल मकान बहुत महंगे हैं और उसके मुकाबले रेंट बहुत कम है। सो ऐसी सिचुएशन में बजाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने के लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है। ऐसे बिजनेस है, बिजनेस में तो वैसे ही घाटा होने को तैयार बैठा रहता है जब तक ध्यान से ना करो। कैपिटल गेन्स है। अब आप देखो आजकल प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे जाती हैं, शेयर्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि शेयर्स को बेचने में गेन ही हो या प्लॉट को, प्रॉपर्टी को बेचने में गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस पॉसिबल है, बिजनेस में भी लॉस पॉसिबल है, कैपिटल गेन में तो लॉस पॉसिबल है ही है। जहां तक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसमें लॉटरी, इंटरेस्ट, इन हेड्स में यूजली जो है वो लॉस कम होता है। लॉटरी में आप कहेंगे सर हो सकता है, लेकिन लॉटरी का लॉस इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि जो लॉस है वो मेनली जो है वो 3 हेड्स में ज्यादा हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन। अब जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तब हम समझेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। एक आपको मैं सिंपल थंब रूल बता देता हूं। अभी नेचुरली हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं तो एकदम से सारा लॉ नहीं समझाया जा सकता, डिफिकल्ट होगा आपको समझने में। थंब रूल ये है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा, बिजनेस का लॉस बिजनेस से एडजस्ट होगा, कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। और अगर फिर भी ना हो पाए तो रूल्स के हिसाब से जहां जहां जितना जितना अलाउड होता है वहां उसको हम दूसरे हेड से एडजस्ट कर देंगे। कहने का मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी में सपोज 1 लाख का लॉस है और बिजनेस में 6 लाख रुपए इनकम है, तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 6 लाख में से 1 लाख माइनस होकर 5 लाख पे देना होगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ लॉस। आई होप सिंपल है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं सिंपल सा। सपोज एक बंदे को बिजनेस में लॉस हो गया 3 लाख का, पार्ट टाइम बिजनेस था और उसकी सैलरी इनकम भी थी 8 लाख की। आई एम सॉरी, ये तो मैंने गलत एग्जांपल ले लिया क्योंकि बिजनेस लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं होता। हाँ, अब आपको इस इनडायरेक्टली एक तरह से एग्जांपल ही मिल गया कि कहीं तो लॉस एडजस्टमेंट अलाउड है दूसरे हेड से और कहीं एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। इसी का नाम एक तरह से समझ लो चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। कहाँ वो लॉस सेट ऑफ हो पाएगा, कहाँ नहीं हो पाएगा, वो आपको धीरे धीरे सिस्टमैटिक 2-4 घंटे लगा के पढ़ाना पड़ेगा जब ये चैप्टर आएगा।
तब आप समझ पाएंगे। और इसके लिए सेक्शन 70 to 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इसमें डील करते हैं। ठीक है, ये भी रूल होता है कि अगर जिस साल लॉस है उस साल एडजस्ट ना हो पाए तो आप उसको अगले साल एडजस्ट कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज नोन एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। समझ रहे हैं आप बात को? दैट इज वाई इट इज नोन एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी साल एडजस्ट हो। अगर मान लेते हैं आपको इस साल इनकम नहीं है, जैसे बिजनेस है, मान लेते हैं किसी बंदे ने बिजनेस किया, उसका इस साल अच्छा लॉस हो गया और वो कहीं और से एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा, तो उस साल उसको टैक्स नहीं देना, फिर अगली बार वो एडजस्ट हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे मान लेते हैं बिजली का बिल है, अगर आपने ज़्यादा पेमेंट की तो अगली बार आपकी पेमेंट में से एडजस्ट हो जाता है ना, या कम की है तो अगली बार वो बिल बढ़ के आ जाता है। तो इसी तरह से इनकम टैक्स में भी सिस्टम है कि अगर एक साल लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, अगले साल वो लॉस आपका एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी रूल है कि कब एडजस्टमेंट अलाउड होगी, कितने सालों के लिए होगी, कहाँ नहीं होगी, वो फिर हमारा पूरा एक चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। ठीक है जी, चलिए, जैसे मैंने इसमें बताया भी, यूजली अ लिमिट ऑफ 4 to 8 ईयर्स इज एप्लीकेबल, दिस एंड दैट। चलिए, अब हम नेक्स्ट आपको एक कंसेप्ट बताएंगे जो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। रिवर्सन में दूसरा हम कंसेप्ट ले रहे हैं आपका रिटर्न ऑफ इनकम। अब ये रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है? एक क्वेश्चन, अगर आप रियली टैक्स अभी शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं और आज से पहले आपने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं इसमें आपके दिमाग में उठाऊंगा, वो ये कि सपोज हम अपने घर के अंदर किसी ऑफिस में पैसा कमा रहे हैं या किसी छोटी सी कंपनी में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि भाई हमारे पास इतनी इनकम है या हमारी सैलरी इतनी है? सवाल तो है ना ये। तो इसका सही मायने में जो आंसर है ना वो ये है कि उनको नहीं पता चलता। फिर एकदम दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर नहीं पता चलता तो फिर हमें टैक्स देना ही नहीं चाहिए जब पता ही नहीं चल रहा। तो बिल्कुल सही है, इसीलिए लोग टैक्स देते ही नहीं है। इंडिया में आज भी 3% 4% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, बस इससे भी कम ही दे रहे हैं। तो यही चक्कर है, जिसको डर नहीं लगता वो कोई रिटर्न भरता ही नहीं, कोई टैक्स देता ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। तो आज भी हमारा टैक्स डिपार्टमेंट इतना मजबूत नहीं है कि इंडिया के एक एक आदमी के बारे में पता रख सके कि कौन कितना कमा रहा है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर आज मेरे को भी फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, आपको भी बना दिया जाए, तो शायद इस बात को चेक करना रियली प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। खैर, फिर सवाल ये उठता है कि ये रिटर्न ऑफ इनकम कंसेप्ट क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब ये है कि वो ईमानदार आदमी या वो आदमी जो चाहता है कि मैं अपनी इनकम पे टैक्स पे करूं, वो अपनी पूरी इनकम साल की कैलकुलेट करेगा। कैसे? जैसे मैंने सिखाया था, 5 हेड्स होंगे, उनका टोटल ग्रॉस इनकम सेक्शन 80 माइनस करके नेट इनकम। फिर जैसे सेकंड वीडियो में समझाया था कि उसकी टैक्स कंप्यूटेशन, वो टैक्स निकाल के उस टैक्स को बैंक में जमा कराएगा और एक डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर, जिसके ऊपर वो सारी डिटेल भर के जो उसने टैक्स बैंक में जमा कराया उसका प्रूफ लगा के एक तरह से वो टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें भी आजकल ऑनलाइन फाइलिंग आ गई है। सो कहने का मतलब है जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, अब इंस्टीट्यूट को क्या पता इतने सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो गए, किसने पेपर देना है किसने नहीं देना है। तो आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो इंस्टीट्यूट को पता चलता है भाई ये बच्चे ये पर्टिकुलर एग्जाम देना चाहते हैं, सीपीटी का देना चाहते हैं, ग्रुप 1 देना चाहते हैं, ग्रुप 2 देना चाहते हैं, दोनों देना चाहते हैं। तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूट एक एक बच्चे तक नहीं भाग सकता। जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं फिर इंस्टीट्यूट उनका रोल नंबर इशू करके उनके एग्जाम चेक करके रिजल्ट डिक्लेयर करता है। ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक एक आदमी तक अभी तक तो नहीं भाग पाया है, इतनी बड़ी कंट्री जैसे मैंने कहा। तो जो लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्म को भर के एक तरह से देना होता है और जो टैक्स जमा कराया उसका प्रूफ जो है उसमें लिखना होता है। जैसा मैंने बताया, अब तो ऑनलाइन फाइलिंग धीरे धीरे आती जा रही है। सर्विस टैक्स में, एक्साइज वगैरह में तो ऑनलाइन फाइलिंग कंपलसरी कर दी है। इनकम टैक्स में अभी बड़े केसेस में 10 लाख से ऊपर वाले केसेस में रिटर्न ऑफ इनकम ऑनलाइन कंपलसरी किया है। अभी हर केस में जो है रिटर्न ऑफ इनकम ऑनलाइन कंपलसरी नहीं है, यानी पेपर रिटर्न भी अभी इनकम टैक्स में चल रही है। जहाँ तक इसको भरने का सवाल है, रिटर्न आप असेसमेंट ईयर में भरते हैं। एक ऑर्डिनरी केस में ये डेट जो है वो 31 जुलाई है। रिवर्सन में 31 जुलाई तक जो है इस रिटर्न को भरना होता है और कंपनी वगैरह के केस में ये डेट होती है 30 सितंबर। ये 2 डेट्स आपको ध्यान रखनी है। कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 30 सितंबर, बाकी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल एसएससी जैसे हम आप हो गए तो हमारे लिए रिटर्न की जो डेट हो गई वो हो गई 31 जुलाई। ये असेसमेंट ईयर में हर साल भरनी होती है। मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी कि 1 साल की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स देना होता है। जिस साल इनकम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर, जिस साल टैक्स देते हैं वो असेसमेंट ईयर। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम के बारे में नेक्स्ट ईयर हमें गवर्नमेंट को रिटर्न ऑफ इनकम के थ्रू इंटीमेट करना होता है कि हमारी कितनी इनकम थी, और उसको भरने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। अगर हम टाइम से रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो अगले ही दिन से हम पर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट ले रहे हैं पैन नंबर।
ये एक पैन नंबर का एग्जाम्पल भी आपको जो है वो दिखाया गया है कि कैसे एक पैन कार्ड इशू होता है। सो ये पैन नंबर क्या है, जैसे मोबाइल नंबर है ना, एक ऐड आई थी पीछे, व्हाट एन आइडिया सर जी, शायद आपने कभी देखी हो, कि भाई लोग झगड़ते रहते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, और सब झगड़ते रहते हैं। तो एक बड़ी अच्छी ऐड लगी थी मुझे, आइडिया की आई थी थोड़े दिन पहले, आई डोंट नो अभी भी वो रिलीज़ हो रही हो तो। उसमें क्या था कि उन्होंने क्या किया कि भाई सब लोगों को नाम की बजाय 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया, तो वो फिर सारे एक से दिखने लगे। आइडिया तो अच्छा है ना, उससे क्या होगा कि कौन साउथ इंडियन है, कौन नॉर्थ इंडियन है, वो डिफरेंस ही नहीं है। नाम देखते ही हमारे दिमाग में ना एक इमेज क्रिएट होती है, लेकिन मोबाइल नंबर देख के कोई इमेज क्रिएट नहीं होती। मोबाइल देख के ये पता चलता है हाँ ये 10 डिजिट है, बस बात खत्म हो गई, है ना। अगर उसके आगे 91 कोड लगाओ तो आप समझ लेंगे हाँ जी इंडियन मोबाइल नंबर है, मीन्स इंडियन है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, 10 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है ना। देखता हूँ मैं इसको, अगर ये बड़ा हो जाए तो, भाई बहुत छोटा हो गया, हाँ ये आप कार्ड देख पा रहे हैं। तो इसमें ये जो नीचे की तरफ दिया है ना परमानेंट अकाउंट नंबर, ये है AABAM2346K, मिशन स्वस्थ भारत। मैंने कहाँ से उठा लिया मैंने ये, नेट पे से। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये जो आपका बना हुआ है, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह का एक पैन कार्ड होता है जिसमें नाम लिखा होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ रहती है और परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को ना आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। मान लेता है अब कंप्यूटर भी आपको आप समझते हो कि कंप्यूटर भी इसकी भाषा जल्दी समझेगा। अब रमेश कुमार तो पता नहीं इंडिया में कितने होंगे, नीरज गुप्ता जैसे मेरा नाम है, पता नहीं कितने नीरज गुप्ता हैं इस दुनिया में, लेकिन जो मेरा पैन नंबर है वो किसी के पास नहीं होगा। अगर है तो फिर इसका मतलब वो डुप्लीकेट है, मैं ही ओरिजिनल हूँ। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है वो बना रखा है, ताकि कंप्यूटर में भी इसको सर्च करना इजी रहे और हर बंदे की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रहे, और इनडायरेक्टली वो एक कंप्यूटर के अंदर फाइल खुल गई, ताकि उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सेव करना चाहे वो कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट जो है इसके थ्रू टैक्स की चोरी को जो है ख़त्म करने का सपना भी ले रही है कि भाई हर जगह पैन नंबर कोड करवाएंगे, ताकि अमेरिका स्टाइल में एक पैन नंबर जब करें तो एकदम सीधा सामने आ जाए कि हाँ भाई इसके इतने इतने बैंकों में खाते हैं। अब ये पैन नंबर ना हर जगह कंपलसरी सा कर रखा है। प्रॉपर्टी अगर डील होगी, गाड़ी खरीदोगे, मोबाइल लोगे, फॉरेन ट्रैवल करोगे, हर जगह पैन नंबर धीरे धीरे कंपलसरी करते जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट एक पैन नंबर प्रेस करे तो सीधा सामने उसकी पूरे साल की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस सामने आ जाएंगी। तो बंदा फिर झूठ नहीं बोल पाएगा कि हाँ जी मेरी तो सेल ही नहीं है। भाई सेल नहीं है तो तूने फॉरेन ट्रैवल कैसे किया, सेल नहीं है तो तूने होंडा सिटी कैसे खरीद ली। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है पैन नंबर के थ्रू टैक्स की चोरी को रोक सकती है, रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनकम टैक्स का। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि एक साल की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स लगता है। जिस साल टैक्स लगता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक साल की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स लगता है, जिस साल टैक्स लगता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब टैक्स लगने में एक अभी मैंने आपको बताया कि जब आप गवर्नमेंट को रिटर्न भरते हैं, यानी अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हमारी इतनी इनकम है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है, ठीक है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन को मिल गई, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑफ इनकम। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सभी रिटर्न्स को पहले तो एक तरह से प्राइमा फेसाई कैलकुलेशन चेक करती है। हाँ भाई बंदे ने जो रिटर्न भरी है, जो टोटल आ रहा है, जो उसके हिसाब से टैक्स बनता है वो जमा हो गया, कुछ लेने देना नहीं है। तो ये एक सिंपल चेकिंग जो है वो हर रिटर्न की जाती है, और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं समरी असेसमेंट, और जो हम अपने पास से जमा कराते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो एक तरह से जो ये असेसमेंट है ये नाम के लिए ही है। सेल्फ असेसमेंट होगी कि मैंने एक चीज खुद अपने हिसाब से इनकम कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दे दिया, और फिर गवर्नमेंट ने उस चीज को, जो सेल्फ असेसमेंट होता है उसके बाद फिर एक तरह से आगे जो है आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जो की जाती है, उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। अरे आप समझ में बात, समरी असेसमेंट में कुछ भी असेसमेंट नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह चेक कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली सभी लोग सीए के थ्रू रिटर्न भरवाते हैं, या खुद भी भर रहे हैं तो समझदारी से ही भरते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भरते हैं तो गलती कम ही होती है। तो सेल्फ असेसमेंट के बाद हो गई समरी असेसमेंट। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि समरी असेसमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ कैलकुलेशंस वगैरह चेक करता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। लेकिन अगर टैक्स डिपार्टमेंट को लगे कि रिटर्न में कोई चोरी की संभावना है, या उनको कोई कंप्लेंट मिले, या उनको लगे किसी भी वजह से कि भाई पता नहीं टैक्स ठीक से दिया है नहीं या नहीं दिया है, तो फिर वो जो थॉरो चेकिंग करते हैं, एक एक चीज़ प्रॉपर चेक करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, नोटिस के अंदर आपसे किताबें मंगवाएंगे, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मंगवाएंगे, बिल मंगवाएंगे, जो कुछ भी। तो वो जो असेसमेंट होती है प्रॉपर असेसमेंट, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, द प्रॉपर असेसमेंट।
स्क्रूटनी असेसमेंट, ठीक है। और तीसरी असेसमेंट होती है जब असेसी कॉपरेट नहीं करता, इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होती है? जब असेसी कॉपरेट नहीं करता। जैसे माने किसी ने रिटर्न ही नहीं भरी, ये थोड़ी फिर उसका टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाए, चाहे कंप्लेंट के थ्रू पता चले या किसी इंक्वायरी के थ्रू पता चले, कोई रेड पड़ जाए, तो उसमें जो फिर असेसमेंट डिपार्टमेंट करेगा उसको बोलेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। उसमें वो क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और अपना अंदाजा लगाते हैं। या कई बार होता है कि आपने रिटर्न भरी हुई है लेकिन उन्होंने कहा आपको ऑडिट कराओ, आपने ऑडिट नहीं कराया, उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे। जैसे स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ना, सपोज आपने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किए, तो फिर असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? आपकी असेसमेंट कंप्लीट तो करेगा ना। सो फॉर दैट पर्पज ही विल डू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। दिस इज असेसमेंट डन बाय इनकम टैक्स ऑफिसर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ही हैज, ठीक है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं कंसेप्ट आपका एडवांस टैक्स। जहां तक सवाल है एडवांस टैक्स का, वैसे तो शुरू से ही मैंने आपको बेसिक्स में यही बात पढ़ाई है कि 1 साल की इनकम पे नेक्स्ट ईयर में टैक्स लगता है। लेकिन जिनका टैक्स 10,000 से ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, जिनका टैक्स 10,000 से ऊपर जा रहा है, यानी कि जिनका साल भर का टैक्स 10,000 से ऊपर है। 10,000 वैसे कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, आप भी जानते हैं टैक्स के हिसाब से। 10% भी लग रहा है तो इसका मतलब 2.5 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम 1 सवा लाख 1.5 लाख भी ऊपर गई, 3.5-4 लाख रुपए भी जिसकी इनकम है, तो टैक्स तो 10,000 से ऊपर बन जाएगा। उसके लिए लॉ ये है कि उसको थोड़ा टैक्स करंट ईयर में ही जमा कराना है। उसके स्लैब्स इन्होंने दिए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। 15 सितंबर तक 30% क्लियर करना है। अगर कमती बढ़ती रह जाती है तो दिसंबर 15 तक टोटल 60% पूरा करना है, यानी जितना पहले दे दिया वो माइनस करके टोटल का 60% करना है। और 15 मार्च तक 100% पैसा आपको देना होता है। फिर से समझाता हूं मैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल यहां बना ही लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का जो टैक्स पेएबल आ रहा है, दैट इज टैक्स पेएबल आ रहा है सपोज 20,000, ठीक है। तो एज पर रूल उसको जो ये इंस्टॉलमेंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 30% जो उसको पैसा देना है, इसका मतलब 6,000 उसको सितंबर 15 या उससे पहले क्लियर करना है। उसके बाद अगली जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो है 60% की। अगर उसने ये 6,000 नहीं दिए फिर तो उसको 20,000 का 60% 12,000 देना है। और अगर उसने 6,000 दे रखे थे तो ठीक है, फिर उसको 6,000 माइनस हो जाएंगे और डिफरेंस 6,000 देना है। अगर उसने 5,000 दे रखे थे तो 5,000 माइनस हो जाएंगे, 7,000 देना है। कहने का मतलब है टोटल 60% 15 दिसंबर से पहले पूरे करना है। और इसी तरह से जो 100% पैसा देना है उसको 20,000, तो 20,000 में से उसके माइनस हो जाएंगे। अगर उसने 6 और 6 12,000 दे रखे हैं तो 12,000 माइनस हो जाएंगे, फिर तो उसको भी 8,000 दे के पूरे करने हैं 20,000। और अगर नहीं तो उसने जितने भी कम दे रखे हैं, सब उसने अभी दोनों बार में मिला के 5,000 ही दिए हैं, तो 20 में से 5 घट करके 15,000 पे उसको देना है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स। जब आप नेक्स्ट ईयर रिटर्न भरेंगे, जैसा मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था 31 जुलाई से पहले, तब रिटर्न भरते वक्त आप जितना भी एडवांस टैक्स दिया हुआ उसको माइनस करके जो डिफरेंस आपका टैक्स बनता है वो दे देंगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सर एडवांस टैक्स देना जरूरी है क्या? एडवांस टैक्स देना प्रैक्टिकल है और साथ में जरूरी भी है। अगर आप नहीं देते तो वैसे तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इंटरेस्ट फिर आपको जो है वो लग जाता है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब एक कंसेप्ट है कि टीडीएस क्या होता है जी। कंसेप्ट ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम में। इसके ऊपर से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। हो सकता है आप सोच रहे हो सर बस 4 नंबर ही, 4 नंबर भी बहुत होते हैं बेटा। तो टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसमें क्या होता है कि जब आपको कहीं से पेमेंट मिलती है तो रूल होता है कि जो बंदा आपको पैसे दे रहा है वो थोड़ा सा टैक्स काट लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट इजी एग्जांपल है जो शायद आपने अपनी लाइफ में देखा हो या अपने फादर के मुंह से कभी सुना हो, कि जैसे वो बैंक में उन्होंने एफडी कराई। सपोज एफडी उन्होंने कराई 5 लाख रुपए की, जिसपे साल का 40,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो बैंक वाले 40,000 ना देके, टीडीएस रेट होता है 10% का जैसे बैंक एफडी पे, तो 10% कट जाएगा, तो 40,000 में से 4,000 कट जाएंगे, आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सिर्फ 36,000 मिलेगा। ये रूल होता है। दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब आप सोचेंगे यार ये बात तो गलत है, साल के एंड में भी टैक्स देना है और पहले भी टैक्स कट गया। ऐसा नहीं है, साल के एंड में दोबारा 40,000 पे टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन वो जो 4,000 आपका पहले कट गया था वो आपके टैक्स में से माइनस हो जाएगा। ये बिल्कुल, मैं कई बार एग्जांपल लेता हूं, जैसे माना फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं ऐसा हो कि आप सपोज किसी मॉल में एंटर कर रहे हैं और मॉल में एंट्री के वक्त ही आपसे 100 रुपये चार्जेस ले लिए कि भाई अगर आपने एंटर करना है मॉल में तो 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद अंदर आपको जो मर्जी शॉपिंग करनी है आप करो।
सपोज आपने 400 रुपए की शॉपिंग की तो 100 रुपए कट के 300 रुपए आपको और देने हैं। तो एक तरह से शुरू में लग गए, लेकिन बाद में उसका एडजस्टमेंट भी हो रहा है। अब आपको सर सपोज हमने अंदर शॉपिंग 20 रुपए की फिर क्या होगा, तो 80 रुपए वापस। भाई 100 रुपए आपने दिए, अंदर 20 रुपए की शॉपिंग की, 100 रुपए माइनस करके आंसर 80 रुपए रिफंड आ रहा है, 80 रुपए रिफंड, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लेते हैं किसी बंदे का 4000 टैक्स कट गया, लेकिन उसका साल भर में टैक्स ही बना 1000 रुपए, कोई लॉस हो गया, कोई और रीजन हो गया, तो 3000 रुपए वापस, बिल्कुल। ये एक तरह से ऑन अकाउंट पेमेंट है जो गवर्नमेंट के पास चली गई, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन पे टीडीएस कटता है। जैसे लॉटरी पे 30% टीडीएस कटता है ना। ऐसे अलग अलग सोर्सेज हैं, उन पे अलग अलग रेट दिया हुआ है। किसी किसी जगह गवर्नमेंट ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर 2% 1% ही टीडीएस कटता है, कई जगह 10% है, प्रोफेशनल पे भी 10% टीडीएस है। ऐसे अलग अलग जो है रेट्स ऑफ टीडीएस बताए गए हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द चैप्टर ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर रिटर्न आप टाइम से नहीं भरे, रिटर्न नॉट फाइल्ड और डिलेड और नॉट फाइल्ड, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। इतने शरीफ तो है नहीं इनकम टैक्स वाले कि आप रिटर्न ना भरो, कुछ ना करो। तो ऐसा अगर आप पकड़ में ही नहीं आया, बिल्कुल उनके रिकॉर्ड में ही नहीं हो, फिर तो आप बच जाओगे, अदरवाइज तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अरे बस में अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम से नहीं भरी है, लेट फाइल किया है, तो इंटरेस्ट तो लगेगा, साथ में आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। वो जो है सीए के सिलेबस में, इंटर में तो नहीं है पेनल्टीज के बारे में, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में करते रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि इज देयर एन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। बिल्कुल, इनकम टैक्स ऑफिसर कोई भगवान तो है नहीं, गलती तो उससे भी हो सकती है। तो अगर एसएससी यानी टैक्स पेयर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो बिल्कुल अपील कर सकता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपील अलाउड है। और अपील भी जो है वो इसमें जो अलाउड है वो 4 हिस्सों में अपील अलाउड है, एक की जगह 4 बार आप अपील कर सकते हैं। सबसे पहले अपील आप करेंगे सीआईटी अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स को। आ रही बात सुनने, यानी कि अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर का जजमेंट, उसकी असेसमेंट नहीं अच्छी लगी, तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास जा सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं है तो आप आईटीएटी पे जाएंगे, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। फिर भी आपको नहीं अच्छा लगा, आप हाई कोर्ट जाएंगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट। तो 4 स्टेप पे अपील जो है वो अलाउड है। अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर ने हरास किया है, आपको ऐसा लगता है कि उसने आपसे ज़्यादा टैक्स मांगा है, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप अपील्स कर सकते हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स पे जा सकते हैं, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा प्रोसेस जो है आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी। तो ये जो है इसके आगे क्विक रिवीजन समरी है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके 3 वीडियोस में ये चैप्टर जो है आपको कराया है। एक्चुअली अगर ध्यान से देखें तो एग्जामिनेशन एंगल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने अगर बेस अच्छे से पकड़ लिया तो कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो जब दूसरे चैप्टर का इंटर रिलेशनशिप आता है तो बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है तो उससे आप समझ पाते हैं। अब जैसे टैक्स कंप्यूटेशन मैंने आपको सेकंड वीडियो में सिखाया, चाहे सैलरी का चैप्टर हो, चाहे बिजनेस का चैप्टर हो, चाहे कैपिटल गेन हो, कोई भी चैप्टर एग्जाम में आता है तो कई बार टैक्स भी निकलवाते हैं इनकम के साथ साथ, तो वो चैप्टर आपके लिए काम आएगा। तो ये बेसिस की वीडियोस मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक की जगह 2 बार देख के पहले पूरा क्लियर कर लें और फिर कोई डाउट हो तो आप आगे बढ़ें। ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, और क्योंकि ये तीनों वीडियोस तो मैंने यूट्यूब के थ्रू आपके लिए अवेलेबल कर दी हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए जैसे, तो उनको मैं बता दूं कि ये असाइनमेंट भी मैंने जो है अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। मैं एक बार आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता दूं जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो असाइनमेंट है ये मेरी वेबसाइट है ngpa.in, उस पर आप जो है जा सकते हैं। ngpa.in में एक सेक्शन मैंने बनाया है फ्री असाइनमेंट्स करके, तो वहाँ पर इस सेक्शन में आप जा सकते हैं। और ये जो वीडियोज़ हैं ये तो डेमो वीडियोज़ में पड़ी हैं तीनों, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहते हैं मेरी काफ़ी वीडियोस। बाकी मोस्टली तो मेरी वीडियोस जो हैं वो जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं के लिए है, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स ने नहीं भी सब्सक्राइब किया एटलीस्ट उनके लिए असाइनमेंट मैंने जो है वेबसाइट पे डाला हुआ है। और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स और वीडियोज़ इस वेबसाइट पर हैं, ngpa.in पर आप देख सकते हैं। आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं डेली कुछ ना कुछ जो है अपडेट्स भेजता हूँ टैक्स पे, तो जो स्टूडेंट्स भी व्हाट्सएप पर स्पेशली अवेलेबल हो उनको चाहिए कि इस नंबर से अपने आप को रजिस्टर करवा लें। तो इस नंबर पे मैं काफ़ी सारे केस लॉज, रिविजन्स और ख़ासकर जो है ऑडियो क्लिप्स जो है वो भेजता रहता हूँ। और ऑडियो क्लिप्स काफ़ी यूज़फुल हैं रिवीजन के लिए, अलग अलग कंसेप्ट पे 5-7 मिनट की छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स रोज़ भेजता हूँ।
तो ये वीडियोस वगैरह आप जो है अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप एक इजी रहता है प्रोसेस, क्योंकि कई बार हम वेबसाइट पे नहीं जा पाते, फेसबुक पे नहीं जा पाते। इसके अलावा हाँ, फेसबुक पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर भी लगातार अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहेंगे। दैट इज़ फ्री टैक्सेशन क्लासेस, इस नाम से मैंने एक अपडेट ये बनाया हुआ है। मेरी इंटेंशन तो यही है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करूं, लेकिन प्रॉब्लम आप भी समझ सकते हैं कि सब कुछ ही फ्री नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल मुझे कुछ प्रोफेशनल इनकम भी जनरेट करनी ही होगी, नहीं तो मैं ये सारे सिस्टम को मैनेज कैसे करूँगा। बट फिर भी मेरी इंटेंशन यही रहती है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो हेल्प कर पाऊँ। और बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, और अगर ये आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर वो लॉन्च हो भी चुकी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स टैक्स को सबसे ईजी सब्जेक्ट समझें, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझें, फ्रेंडली सब्जेक्ट समझें। और किसी भी हेल्प के लिए आप मेरे को भी कंटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज़ 9810139214। ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है। सभी पेड स्टूडेंट्स का नंबर मेरा इसमें फीड रहता है। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ, तो आप लोग इस पर कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।